हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस यानी कि जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रियाएं क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि अगर जैविक प्रक्रियाएं नहीं होंगी तो फिर मनुष्य का बॉडी किसी काम का नहीं रहेगा। उसके बॉडी में जो क्रियाएं नहीं होंगी जो ज़रूरी है, तो फिर वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा। तो आज हम इसी टॉपिक में आज बात करने वाले हैं। आपको पूरा नोट्स हिंदी में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो गाइस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक करके सबका नोट्स बनाते जाइएगा। हम धीरे धीरे सब बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स है उसको हम एक एक करके अपलोड करते जा रहे हैं, जिससे आपको हेल्प होते जाए। और ये नोट्स हिंदी में रहेगा गाइस, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा जैविक प्रक्रियाएँ। तो जैविक प्रक्रियाएँ के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, परिवहन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर किसी भी लिविंग जो थिंग्स है उसमें अगर न्यूट्रिशन ना हो तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो कैसे सर्वाइव करेगा, श्वसन ना हो तो कैसे सर्वाइव करेगा, और उत्सर्जन ना हो तो कैसे सर्वाइव करेगा। जो खाएगा निकालेगा ही नहीं, न्यूट्रिशन उसको मिलेगा ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड सर्कुलेशन होगा ही नहीं, वो सांस ले ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर ही नहीं पाएगा, तो वो किस तरह से अपना लाइफ सर्वाइव कर पाएगा। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह से काम कर किस तरह से इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, हम एक एक करके पॉइंट को देखते जाएंगे गाइस। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आज का क्या है, डाइजेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। न्यूट्रिशन के अंदर आता है डाइजेशन, क्योंकि हम जब कोई खाना खाते हैं तो खाना हमारे अंदर कब डाइजेस्ट होगा, जब हम खाना खाने के बाद धीरे धीरे जब वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटेंगे, वो हमारे स्टमक में जाएंगे, आहार नाल से होते हुए हमारे अमाशय में जाएंगे, अमाशय से इंटेस्टाइन में जाएंगे, तो इस तरह से उसका डाइजेशन होता है। तो हम देखते हैं अब इसके अंदर क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जो हार्डली स्ट्रक्चर वाले जो खाना होते हैं, उन पदार्थों को सरल भागों में विभाजित कर उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के बाद जिससे वो अणु छोटे छोटे टुकड़ों में मिल जाते हैं, और जो हमारे बॉडी के जो सेल्स रहते हैं, इंटरनल सेल्स, वो उन छोटे छोटे अणुओं में से न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसे वो उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हमारा डाइजेशन होता है। अब देखते हैं कि पाचन के प्रकार। डाइजेशन यानी तो पाचन ही होता है, तो डाइजेशन के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं डाइजेशन, ये देखते हैं। तो पहला यहाँ पे है अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा है बाह्यकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्यकोशिकीय पाचन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा यहाँ पे कि जैविक प्रक्रियाएं क्या होती है। जैविक प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जो ह्यूमन बींग्स को जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। तो हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट किए थे। तो न्यूट्रिशन बॉडी को तभी मिलेगा जब हम खाना जाएंगे, खाना छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होने के बाद जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उसको उससे जो न्यूट्रिशंस है उसका अब्जॉर्प्शन करेगी, प्रोटीन लेगी, विटामिन्स लेगी, देन उसके बाद उसका अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देगी। फिर यहाँ पे देखिए हमने कि पाचन कितने प्रकार के होते हैं, डाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार का दिखा गया हमको डाइजेशन, एक तो अंतःकोशिकीय पाचन होता है, दूसरा बाह्यकोशिकीय पाचन होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं पाचन की प्रक्रिया। हम लोग अब आगे देखते हैं पाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि किस तरह से डाइजेशन होता है, क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस सब के बारे में अब हम यहाँ पे डिटेल से बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से मुख से शुरू होता है। हमारा पाचन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, डाइजेशन होना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो वहाँ पे जो ग्लैंड होती है वो लार छोड़ती है। लार एक लसलसा पदार्थ होता है, जिससे जो हमारा खाना होता है एकदम चिपचिपा लुगदी के जैसे बनने लग जाता है, जिससे वो हमारे गले से फिसल कर इंटरनल ऑर्गन तक के धीरे धीरे पहुंचने लगता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमारा पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है, मुख से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ये। और फिर सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं कि पाचन तंत्र मुंह से मल द्वार तक फैली एक लंबी नाली है, जिसे क्या कहते हैं, आहार नली कहते हैं। पाचन तंत्र जो होता है वो मुख से स्टार्ट होके पूरा मल द्वार तक की एक ही नली रहेगी, वही लंबी सी जो चैन जैसी बनी रहेगी,
वो उसे हम क्या बोलेंगे, आहार नली कहा जाता है। आहार नली हम इसे ही कहते हैं जो मुख से स्टार्ट होकर पूरा मलद्वार तक बनी फैली रहती है। आहार नली में अनेक वलयित परतें पाई जाती हैं। आहार नली में अनेक गोल वलयित यानी कि गोल गोल हल्के वो ऐसी परतें पाई जाती हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के पाचन अंग व ग्रंथियाँ होती है। जो लंबी सी आहार नाल की जो नली होती है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के पाचन अंग की ग्रंथियाँ, पाचन अंग और उसमें जो ग्लैंड होते हैं ये सब पाए जाते हैं। कि पाचन अंग भी कुछ कुछ काम होता है और ग्लैंड भी जो अपने से स्रावित करता है, कुछ ग्रंथि से लिक्विड स्रावित करता है, जिससे कि हमारा भोजन और स्लीपी हो जाता है, उससे न्यूट्रिशन भी निकल सकते हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है। अब भोजन को चबाने व लार के प्रभाव से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। भोजन को चबाते हैं, फिर लार के स्रावन से भोजन का पाचन शुरू हो जाते हैं, हमने पहले ही बात कर लिया। उसके बाद अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावन हो जाता है। फिर जो हमारा अमाशय रहता है वहाँ से पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होना स्टार्ट हो जाता है। अमाशय से निकलने वाले स्रावन में एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये थोड़ा हमारा इम्पोर्टेंट है कि अमाशय में से कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित करता है। कौन, अमाशय। फिर अमाशय से निकलने वाले स्रावन में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम तो पेप्सिन नामक तो करता है, लेकिन उसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, ये सब एंजाइम में पाए जाते हैं। यकृत में पित्त का स्रावन होता है। यकृत में किसका स्रावन होता है, बोलता है पित्त का स्रावन होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेरिस्टालसिस यानी कि क्रमानुकुंचन। किसे वो कहते हैं क्रमानुकुंचन, जब हम भोजन खाते हैं और हमारी आहार नली की भित्ति में श्लेष्मा का स्रावन होता है। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है वो श्लेष्मा का स्रावन करती है, तो मांसपेशियों में संकुचन व फैलाव होने लगता है, जिससे भोजन आगे बढ़ता है। अब भोजन हम इतना सारा एक बार में खा लेंगे, हमारा गला इतना छोटा सा, उसको जाने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो जो वो जगह कौन देता है, ये आहार नली में जब कौन देता है, ग्लैंड जब वहाँ से श्लेष्मा स्रावित करती है, जिसके वजह से वहाँ पे ना स्पेस ऐसे थोड़ा खुलने लग जाता है, तो मांसपेशियों में संकुचन स्टार्ट हो जाता है और फैलाव से भोजन आगे बढ़ता है। इस क्रिया को हम लोग क्रमानुकुंचन कहते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं पाचन अंगों के नाम कि हमारे पाचन अंग कौन कौन से हैं, पाचन अंग के क्या क्या नाम है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है आहार नली, एलिमेंट्री कैनल। आहार नली को एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, ये 6 मीटर लंबा होता है। फिर ग्रसनी, इसको फेरेंक्स बोलते हैं। ग्रास नली, ओसोफेगस कहा जाता है ग्रास नली को, ये 10 से 12 इंच लंबा होता है। अमाशय, स्टमक, ये 10 इंच लंबा होता है, 4 इंच चौड़ा होता है। अब यहाँ पे आते हैं आंत यानी इंटेस्टाइन। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 6 मीटर लंबा होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये 1.5 मीटर लंबा होता है। फिर इसमें कुछ कुछ ग्लैंड्स आती हैं, जिसे लार ग्रंथियाँ, यकृत, अमाशय, ये सब गाइस। तो ये पाचन के अंदर तक इतना सब आता है। तो हम लोग को ये सब इसमें ये ध्यान रखना है कि जैविक क्रियाएं क्या होती है, जैविक क्रियाएं की क्या काम है। तो हमको पता रहना चाहिए कि जैविक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती है। पोषण आता है, न्यूट्रिशन आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है। उसके बाद यहाँ पे अब एक एक पॉइंट हमको डिटेल से करने हैं। मान लो आपको क्वेश्चन यही पूछता है कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आपको यही बताना है कि न्यूट्रिशन वो होता है जिससे हम भोजन खाते हैं, और हमारा भोजन जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो हमारे भोजन से जो न्यूट्रिएंट पदार्थ हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पे डाइजेशन किसके कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसे भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर वो हमारे बॉडी में परिवहन कराते हैं। और बॉडी में जो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये यहाँ पे डाइजेशन का हो जाएगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे मल द्वारा निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ पे पाचन के प्रकार, तो पाचन यहाँ पे 2 प्रकार के थे, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्यकोशिकीय पाचन। अब पाचन होने के बाद हम देखते हैं कि पाचन की प्रक्रियाएं कैसे कैसे होती है, प्रोसेस क्या क्या हुआ डाइजेशन का। तो हमारा पाचन तंत्र सबसे पहले मुख से स्टार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट पे यह है कि ये मुख कहाँ से कहाँ तक, मल द्वार से मुख से स्टार्ट होकर पूरा मल द्वार तक ये फैली रहती है। कौन सी पाचन तंत्र, जो हमारी एक ट्यूब है वो पूरी मुंह से स्टार्ट होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नलिका के आहार नलिका में अनेक वलयित परतें पाई जाती हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के पाचन अंग और ग्रंथियाँ पाई जाती है। पाचन अंग अब शरीर के बाहर तो नहीं दिखेगा ना, अंदर ही, तो इंटरनल ऑर्गन में डाइजेस्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं और कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं।
भोजन को चबाने में लार स्रावित होता है, तो लार ही जो होता है वो भोजन की लुगदी बना के हमारी बॉडी को उसको फिसलाने का काम करता है, क्योंकि जो ग्लैंड होती है वो वहाँ से श्लेष्मा स्रावित करती है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो अमाशय, अमाशय से क्या निकलता है बोलते हैं पेप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन होता है। फिर अमाशय से निकलने वाले स्रावन में कौन कौन से पाए जाते हैं, रस बोलते हैं एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। फिर यकृत से क्या निकलता है, पित्त का स्रावन होता है। अब देखिए हम क्रामनाकुंचन किसे कहते हैं, तो क्रामनाकुंचन वो होता है जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को जाने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो जगह को बनाता कौन है, जो हमारे सिलेवरी ग्लैंड होती है वो वहाँ से श्लेष्मा स्रावन करती है। तो श्लेष्मा स्रावन करने पे जो मांसपेशियाँ होती है वो हल्का फैल जाती है, हल्का संकुचन करने लग जाती है, जिससे कि वहाँ पे थोड़ा स्पेस बन जाता है और हमारा भोजन वहाँ से फिसल के चले जाता है, सीधा वो ट्यूब से निकलने लगता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, क्रमानुकुंचन कहेंगे। अब हमारा ये टॉपिक है कि पाचन अंगों के नाम। तो पाचन अंगों के क्या क्या नाम है, आहार नली 6 मीटर लंबा है, ग्रास नली है, अमाशय है, आंत है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, ये सब आते हैं हमारे पाचन अंगों में। ठीक है, अब ये आहार नल 6 मीटर लंबा था, ग्रास नली 10 से 12 इंच लंबा है, अमाशय 10 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा है। फिर इंटेस्टाइन है, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबा है। फिर यहाँ पे कुछ ग्लैंड भी है, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। देखिए लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, तो ये सब के बारे में हम लोगों ने आज स्टडी किया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ग्लैंड के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे ग्लैंड के बारे में पढ़ा, लार ग्रंथिया, यकृत, अग्नाशय। तो यहाँ पे अग्नाशय 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और 65 से 160 ग्राम का होता है। तो गाइस आज तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।